नमस्कार दोस्तों, आज ये ईवीएस का तीसरा वीडियो है। और देखिए, ये जो हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम हैं वहाँ से लिए गए हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इन क्वेश्चन को सही से देखोगे, पढ़ोगे और इनके नोट्स बना लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो आप देखना कि 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से मतलब एक वीडियो से नहीं, जो ये मैंने 5-6 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं 50-50 क्वेश्चन की, लगभग 300 क्वेश्चन वन लाइनर है। तो आप देखिए, बहुत अच्छा करोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आज ये तीसरे वीडियो की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन वो पता कर लेते हैं समय समय पर। देखो, विभिन्न राज्य और उनके पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश जो है, इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, वैसे आप मैप के द्वारा भी समझ सकते थे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो ये पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो आप ये 8 तो पड़ोसी राज्य हैं। और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली है, जो कि गाजियाबाद से मिलता है, दिल्ली। और पड़ोसी देश है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश के 8 पड़ोसी राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक देश है। तो आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, एक बार ध्यान दोगे तो आराम से कर लोगे। केरल के पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और जो पांडिचेरी है उसका माहे भूभाग। पांडिचेरी का माहे भूभाग, पांडिचेरी का एक माहे भूभाग है, वो केरल से मिला हुआ है, केरल की सीमा को टच करता है। उसके बाद देखो, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और दादर नगर हवेली। ये महाराष्ट्र के पड़ोसी हैं। बस एक बार थोड़ा दिमाग मतलब कि लगाओगे, माइंड लगाओगे थोड़ा सा, आपको याद रहेंगे। क्योंकि देखो, जहाँ मध्य प्रदेश है वहीं छत्तीसगढ़ है, जहाँ आंध्र प्रदेश है वहाँ तेलंगाना है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के तो 2 ही पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जम्मू कश्मीर के 2 ही हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली, दमन दीप। तो ये गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं। तो क्वेश्चन पता किया गया था पिछली बार भी, वो पड़ोसी राज्य के बारे में पता कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि सभी बहुत अच्छे आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं और आप बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आप इन बातों को अच्छे से समझ रहे होगे। उसके बाद देखिए, वो पता कर लेते हैं कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए, मलयालम केरल में, लक्षद्वीप में और तमिलनाडु के जो है और कन्याकुमारी में है, ठीक है। मलयालम कहाँ पर? केरल में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में और कहाँ पर? कन्याकुमारी में। उसके बाद कोंकणी, गोवा। वैसे गोवा का ही ज़्यादा आता है ऑप्शन जब भी कोई बात आती है। कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? गोवा में। ये महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में और कर्नाटक के उत्तरी भाग में और केरल के कुछ क्षेत्रों में भी ये भाषा बोली जाती है। वैसे सबसे ज़्यादा गोवा में बोली जाती है। कन्नड़ गोवा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। जब भी कन्नड़ का कोई बात आएगी, वैसे कर्नाटक ही दिया होगा, परंतु यहाँ भी वो बोली जाती है, गोवा में भी, केरल में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी और महाराष्ट्र में भी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बात थी कोंकणी भाषा की, तो ये गोवा, कन्नड़, कर्नाटक,
तो ये बातें आपको ध्यान देने की हैं, बाकी यहाँ भी बोली जाती है। उसके बाद देखिएगा कन्नड़ हो गया। गुजराती, गुजरात में दमनदीप में और महाराष्ट्र के मुंबई में, वैसे गुजरात में ज़्यादा होती है, दमनदीप में होती है, बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में और गोवा में, और जब कोई बात आएगी तो क्या होगा, आपको महाराष्ट्र ही कहना है, ठीक है। ऑप्शन यही होगा, गोवा नहीं होगा, परंतु सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद गोवा में। गोवा में भी बोली जाती है, इसलिए इसकी चर्चा हुई है। तो आप अच्छे से जानते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपकी। उसके बाद देखिएगा, देखिए जब लिफ्ट जो होती है विराम अवस्था में हो तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट क्या होती है, विराम अवस्था में होती है, तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, जब लिफ्ट एक समान वेग से कहाँ जाती है, ऊपर या नीचे जाती है, तो क्या होता है, तो देखिए आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट जो है बिल्कुल एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी तो आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाए तो आभासी भार बढ़ेगा। अब कैसे याद करोगे, ऊपर, अप अप अप, आपका ऊपर जा रही है ना, अप मतलब कि जो वेट है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अप ऊपर है, अप है तो बढ़ रहा है। और जब लिफ्ट त्वरण से नीचे जाए तो आभासी भार घटेगा। डाउन है मतलब नीचे जा रही है, डाउन जा रही है तो डाउन है तो घटेगा। अप बढ़ेगा, डाउन का मतलब नीचे जा रही है, डाउन हो रहा है तो वेट भी कम होगा। तो ये बातें आपको ध्यान देने की हैं। और आप आराम से, भाई लिफ्ट ऊपर जा रही है, किसी मतलब त्वरण से ऊपर जाए, अप ऊपर जाए, बढ़ रहा है, अप हो रहा है, ठीक है नहीं। उसके इस तरह से मतलब एक माइंड में इमेज बना लीजिए, अप बढ़ रहा है, डाउन का मतलब कम होना, नीचे जा रही है, घट रहा है। दांडी मार्च, देखो दांडी मार्च जो था ये गांधी जी ने मतलब किया था। और क्योंकि गांधी जी ने इसलिए किया था, देखो ये 12 मार्च 1930 में आरंभ हुआ और यह यात्रा अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक की थी। और इस यात्रा के दौरान महात्मा गांधी 24 दिनों तक रोज 16 से 19 किलोमीटर पैदल चलते थे। और मार्च के जरिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून का विरोध किया था। गांधी जी ने कहा था कि जब नमक हमारे देश में ही तैयार होता है, बनता है, तो हम इसके लिए कर क्यों दें, इसके लिए टैक्स क्यों दें। और उसी के विरोध में दांडी मार्च किया था गांधी जी ने। तो आपको ये सब बातें ध्यान देने की हैं, पढ़े हुए हो पहले से ही। क्योंकि देखिए जो सीटेट की जो परीक्षा होती है ये लॉजिकल होती है, और क्योंकि उनको अध्यापक चाहिए, उनको कोई मदारी नहीं चाहिए कि भाई खेल दिखाने वाला नहीं, उनको बिल्कुल तार्किक तर्क करने वाले क्वेश्चन होते हैं। और आप जब ये 1 लाइन क्वेश्चन आप एक बार देखिए मेरे कहने से, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे दावा करता हूँ, देखिए 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और एक वीडियो मैंने पेडागॉजी के लिए तैयार किया है, हालांकि अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो जैसे ही 15 क्वेश्चन एक वीडियो से उससे मिल जाएंगे। आप जब ये 7-8 वीडियो टोटल देख लोगे, मैं आपसे पक्की बात कह रहा हूँ कि आप 28-29-30 नंबर EVS में ले आओगे। आप एक बार करके देखो, ठीक है। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। स्वस्थ पुरुष के शरीर में 14 से 18 ग्राम और स्वस्थ महिला के शरीर में 12 से 16 ग्राम होती है। जो स्वस्थ पुरुष होता है उसके शरीर में 14 से 18 ग्राम, स्वस्थ महिला के शरीर में 12 से 16 ग्राम, और लड़कों के शरीर में 12.4 से 14.9 ग्राम, और लड़कियों के शरीर में 11.7 से 13.8 ग्राम। तो आप ऊपर वाले आंकड़े ही ध्यान रखें, चाहे स्वस्थ पुरुष के शरीर में कितनी होती है 14 से 18 तक, स्वस्थ महिला के शरीर में 12 से 16 ग्राम तक। देखो जो हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है यह आयरन के कारण होती है। किसके कारण? आयरन के कारण।
ठीक है। एक बार दिल्ली में भी क्या था, दिल्ली में क्या है कि देखिएगा जो गरीब बच्चे होते हैं उनको भोजन सही नहीं मिल पाता और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाते, तो वो क्या होता है, उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, आयरन की मात्रा, और ये आयरन के कारण होता है। इसलिए दिल्ली में भी जो है आयरन, प्राइमरी जो स्कूल है वहाँ आयरन की गोली वितरित की जाती है। तो हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वो आयरन की कारण होती है, ठीक है ना, जब आयरन की मात्रा कम हो जाती है। देखो, जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी, और जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो वस्तु तैरने लगेगी। कैसे? देखो, वो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। स्टील की कटोरी जो है पानी पर तैरती रहती है और लोहे की कील डूब जाती है। तो वो यही कारण है जो मैंने अभी आपको बताया कि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी। तो लोहे के कील का क्या हुआ, घनत्व अधिक हुआ, डूब गई। और जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो वस्तु द्रव में तैरने लगती है। तो कटोरी का घनत्व कम हुआ तो वो तैरने लगती है। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये पता होना चाहिए आपको, खुद देखिएगा, जब चील, बाज, गिद्ध आसमान में होते हैं तो वो आसमान से देख लेते हैं कि भाई उनका शिकार कहाँ पर है, या ठीक है नहीं, तो देखा नहीं कि वहीं पे वो मंडराने लगते हैं। तो ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। उसके बाद देखो भाई, कोझिकोड, ये है कोझिकोड। मतलब कोझिकोड कहाँ पर है? कोझिकोड कालीकट मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल में है। कोझिकोड कहाँ पर है? कैसे कोझिकोड, कैसे केरल, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना आप। और कोट्टायम नगर भी केरल में है। कैसे कोट्टायम, कैसे केरल, कैसे कोट्टायम, कैसे केरल, कैसे कोझिकोड, कैसे केरल, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आप बस एक इमेज बनाते चलिए, करते जाइए, बाकी का कुछ नहीं है, बहुत आराम से आप कर पाओगे, डरने की जरूरत नहीं है। पेपर तार्किक आता है, आप तो खुद उससे ज़्यादा तार्किक हो और आप अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद देखिए, जब गुजरात से केरल तक, गुजरात से केरल तक रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से गुजरती है। जब गुजरात से केरल तक जाएगी तो क्या होगा, ट्रेन जो होगी गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद गोवा आएगा, गोवा के बाद कर्नाटक राज्य से गुजरती है। पक्षियों के मनुष्य और जानवर दुश्मन होते हैं, जैसे बिल्ली, चूहा, गिलहरी आदि। ये पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं, ठीक है। तो ये पक्षियों के क्या होते हैं, अंडे चुरा लेते हैं। चूहे में देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन उसमें सूंघने, छूने और स्वाद लेने की क्षमता अधिक होती है। जो चूहा होता है उसको देखता कम है, परंतु सूंघने की जो क्षमता है या छूने की क्षमता है, आपको रात को सो रहे होते हो तो क्या होता है कि वो आपके पैर को भी टच कर जाता है, तो आप लोग कहते हो कि हमें किसी ने काट लिया, तो घर मम्मी पापा आपके कहते हैं भाई चूहा होगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, पक्षी उड़कर आने वाले खतरे के लिए अलग तथा चलकर आने वाले खतरे के लिए अलग आवाज़ निकालते हैं। पक्षी जो होते हैं ना, अगर कोई खतरा हवा से आ रहा है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालेंगे। अगर कोई खतरा ज़मीन से है, आपने देखा होगा जब कोई जानवर नीचे, कोई जैसे स्नेक, सांप वगैरह होता है, तो वहाँ बहुत सारे पक्षी बोलते हैं नहीं, तो वो अलग आवाज़ निकालते हैं और हम पता कर लेते हैं भी यहाँ कोई सांप वगैरह हो सकता है कि जो इतने पक्षी क्यों बोल रहे हैं। तो उनकी आवाज़ अलग होती है। जैसे कि ये बाज वगैरह भी पक्षी का शिकार करते हैं, तो उसके लिए आवाज़ अलग होती है कि जो हवा में से खतरा है उसके लिए अलग आवाज़, और जो ज़मीन से खतरा है उसके लिए अलग आवाज़। रेत, देखो, रेत और नमक को अलग करने के लिए हम 4 क्रम का प्रयोग करते हैं, 4 क्रम को प्रयोग में लाते हैं जब रेत और नमक को अलग करते हैं। निष्पादन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन, ठीक है। और इस प्रक्रिया के द्वारा पहले हम निष्पादन करेंगे, उसके बाद निस्तारण करेंगे,
फिर वाष्पन करेंगे, फिर अवसादन करेंगे, और फिर क्या होगा, रेत जो होगा वो मतलब अलग, रेत और नमक जो होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छा मतलब करोगे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये एक चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियां। अनीता जो है बेचाहा गांव में रहती है, और ये बेचाहा गांव कहाँ पर है, बिहार में है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। तो क्वेश्चन पता कर लेता है कि भाई बेचाहा गांव कहाँ पर है। ये जितने भी यहाँ गांव की चर्चा हुई है उनका कोई ना कोई मतलब है, ऐसे नहीं उठा के रख दिया कोई भी गांव की भाई ये गांव कहाँ पर है। तो ये अनीता की मधुमक्खियां नाम का एक चैप्टर है। तो अनीता कहाँ रहती है, बेचाहा गांव में, और बेचाहा गांव कहाँ है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है। तो छत्ते में जो नर मधुमक्खियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं, वो क्वेश्चन कर सकता है। और रानी मधुमक्खी अंडे देती है, और बाकी मधुमक्खियां काम करती हैं। और जो मधुमक्खी होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं, और इसी समय इनका पालन पोषण किया जाता है। आपको ध्यान देना है कि छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती हैं। ठीक है। और लीची के जो फूल होते हैं फरवरी माह में खिलते हैं, और मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा लीची के फूल ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन वो पता कर सकते हैं कि भाई किसके फूल मधुमक्खी को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं, तो वो लीची के फूल होते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि किस माह में खिलते हैं, फरवरी माह में खिलते हैं। जब आप एक कहानी पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत ही अच्छा कर पाओगे, क्योंकि देखिए ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है आप खुद देखिएगा कि मतलब आप इनको पढ़, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और आप बहुत अच्छा करोगे, आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। गलती एक आध क्वेश्चन में कर सकते हो, मेरा तो ये मानना है कि आप 28, 29, 30 नंबर आराम से ले आओगे। आज पूरा देश क्या पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के लिए कि आप जो है मतलब इन वीडियो को देखें, स्क्रीनशॉट लें और इनको कहीं कॉपी पे अंकित कर लें। तो क्योंकि लिखने से, एक बार लिखने से बहुत याद हो रहता है। लिखा अगर आप पढ़ भी रहे हो और लिख भी रहे हो तो हम कभी भूलते नहीं हैं उन बातों को। देखिएगा, बालों के कारण जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। जो बाल होते हैं उनके कारण ही जो है जानवर जो होते हैं त्वचा पर डिजाइन होते हैं। ठीक है ना, बालों के कारण। वो क्वेश्चन पता कर लेता है भाई जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। बालों के कारण होते हैं, मौसम के कारण होते हैं, किसके कारण, तो किसके कारण होते हैं, बालों के कारण। जैसे बिल्ली है, हिरन है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ठीक, उसके बाद मतलब ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन आता है मौसम, तो आप मौसमी उसको करने का प्रयास करते और उसे आप मौसमी बताते। तो मेरा तो यही मानना है कि आप थोड़ा सा करते रहिए, बातों को समझते रहिए, और सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं और आप बहुत अच्छा इसको कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आप जानते हैं टिकट, ट्रेन में यात्रा करते हैं आप, वो ट्रेन का भी क्वेश्चन पता कर लेते हैं। उन्होंने पता किया है कई बार कि भाई ट्रेन के टिकट पर क्या लिखा होता है। ठीक है। तो ट्रेन का जो टिकट होता है उस पर क्या लिखा रहता है, ट्रेन का नंबर लिखा रहता है। ठीक है। यात्रा शुरू होने की तारीख लिखी रहती है, बर्थ संख्या, किराए की राशि, दूरी किलोमीटर में। तो ये बातें जो है ट्रेन पर के टिकट पर लिखी होती हैं, वो पता कर लेते हैं। कभी कभी 2 बातें पता कर लेते हैं, कभी 3 बातें कर लेते हैं। और हमें जो छोटी छोटी बातें जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं उन्हीं को हम भूल जाते हैं कभी कभी, और हम हिसाब लगाते हैं भाई ट्रेन के टिकट पर क्या क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बार आप और देख लीजिए। उसके बाद देखिए इंद्रधनुष। देखो इंद्रधनुष जो होता है उसका बनने का क्या कारण है। ये जो इंद्रधनुष होता है ये हमेशा क्या होता है, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है और बारिश के बाद ही बनता है। बारिश के बाद और सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है। तो इसका कारण आप देख लीजिए। और कभी कभी वो ये कह देता है कि ये दर्शक की पीठ के पीछे, किसके पीछे बनता है, ये दर्शक की पीठ के पीछे बनता है। ठीक है। तो आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है। तो देखिए इंद्रधनुष बारिश के बाद सूर्य की विपरीत
दिशा में बनता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है और प्रकाश का रंग एक ही लगता है। प्रकाश का जो रंग होता है वो कैसे, देखो प्रकाश का रंग कैसा लगता है, सफेद लगता है। आप अच्छे से जानते हैं, जब हम देखते हैं तो प्रकाश का रंग कैसा होता है, प्रकाश का रंग सफेद होता है। और ऐसा हमारा मानना है नहीं है। तो प्रकाश का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, ऐसा हमारा, हम देखो देखते भी हैं तो भाई सफेद ही प्रकाश दिखता है। तो रोशनी में क्या होता है, 7 रंग छुपे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। मैंने अभी तक आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं की, सिर्फ ये बताया कि इंद्रधनुष कब बनता है, बारिश के बाद बनता है और सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, यानी कि दर्शक की पीठ के पीछे बनता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है और प्रकाश का एक ही रंग है, वो है सफ़ेद। सफ़ेद एक रंग है, ऐसा हमारा मानना है। रोशनी में 7 रंग छुपे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, एक सफ़ेद ही रंग दिखाई देता है और सुबह शाम को लाल रंग दिखाई दे जाता है। हमें 7 रंग इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं। देखो बारिश की छोटी छोटी बूंदें आसमान में होती हैं और आसमान की एक बूंद एक प्रिज्म के रूप में काम करती है। जब बूंद पर प्रकाश की रोशनी आती है तो वह बूंद से होकर आगे निकलती है। तो बूंद उसकी रोशनी को, मतलब जब प्रकाश बूंद से होकर आगे निकलता है तो उसकी रोशनी को ओरिजिनल रंगों में बांट देता है, ठीक है नहीं। जब बूंद से प्रकाश होकर निकलेगा तो क्या होगा, रोशनी को ओरिजिनल रंगों में बांट देता है और आगे चलकर धनुषाकार आकृति भी मतलब एक बिल्कुल धनुष जैसी आकृति बन जाती है, ठीक है ना। और इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है, सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। बैंगनी रंग अधिक गोलाई में होता है और लाल रंग जो होगा वो कम गोलाई में होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता चल गई होंगी कि भाई इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, कि जो एक बूंद है, बारिश की बूंद है, उससे जब प्रकाश की किरण निकलती है तो वो ओरिजिनल रंगों में मतलब उसको बिखेर देती है। आप खुद देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कभी झरने पे गए हो, ठीक है, देखो इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक शर्त है सूर्य की रोशनी पानी की बूंदों पर लगनी चाहिए, हमारी पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए, ये शर्त है इसके लिए। अच्छा, इंद्रधनुष के ये देखिए 7 रंग इस प्रकार से हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, आप झरने पे जाओ कभी भी, अगर वहाँ झरना है और वहाँ पर झरने से जो बूंदें निकलती हैं, कभी भी आप देख सकते हो, जैसे कैंपटी फॉल देहरादून चले जाओ या कहीं और चले जाओ, बहुत सारे झरने हैं। तो झरने से जो बूंदें निकलती हैं, अगर उन बूंदों से सूर्य की किरण निकलेगी तो वहाँ भी एक इंद्रधनुष बन जाएगा। कभी भी आप देखना इस बात को भी। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि भाई इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया, समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद देखिए, जो परिवार है, फैमिली है, इसको अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं और ये लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवक। देखो घर जो होता है वो शिक्षा का, एक मिनट, घर जो देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया परिवार, अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में फैमिली कहते हैं और ये लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवक। और देखो पेस्टोलॉजी ने एक बात कही थी, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है एवं प्रथम विद्यालय है। ये बात किसने कही थी? पेस्टोलॉजी ने कही थी। और कहने का मतलब ये है कि देखिए परिवार जो होते हैं वैसे 3 प्रकार का होता है। केपी चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने 3 प्रकार का परिवार बताया था, सरल परिवार, मिश्रित परिवार और संश्लिष्ट परिवार। परंतु मैं यहाँ आपसे उन चीज़ों की चर्चा करूँगा जो हमेशा पता कर लेते हैं वो। तो ऐसे तो हम फैमिली में अगर चर्चा करेंगे तो पूरा इसी में निकल जाएगा। तो फैमिली जो है ये लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवक। देखो परिवार के प्रकार, निवास के आधार पर पितृसत्तात्मक,
पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक ये एक गोत्र है, ओन का गोत्र। उन्होंने क्वेश्चन पता किया था ओन का गोत्र जो होता है वो किस परिवार में होता है, पितृसत्तात्मक, जहाँ पितृसत्ता यानी कि ज़्यादातर वैसे पिताओं की ही परिवार, भाई पितृसत्तात्मक परिवार कौन से होते हैं, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश में कौन से पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता ही सब कुछ होता है, ठीक है नहीं। तो ओन का गोत्र का इसलिए पता कर लिया कि हमें साउथ का पता नहीं है, नहीं तो वो यहाँ भी कह सकता था कि भाई जो शर्मा हैं, कौशिक हैं, वर्मा जी हैं, तेवतिया जी हैं, या और भी चावला हैं, मतलब बहुत सारे गोत्र होते हैं। भाई ये गोत्र कहाँ होते हैं तो आप तुरंत बता दोगे भाई ये तो उत्तर प्रदेश में है या कहीं भी है, ऐसे बता दोगे हमें पता है। उन्होंने पूछा कि ओन का गोत्र, ये ओन का गोत्र दक्षिण भारत में पाया जाता है और ये पितृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं उन्हीं में होता है। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मध्य सभी जगह पितृसत्तात्मक ही परिवार होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पितृसत्तात्मक जो है ओन का गोत्र किस में पाया जाता है, पितृसत्तात्मक। और ओन का गोत्र कहाँ पर है, दक्षिण भारत। यहाँ की चर्चा इसलिए नहीं की है क्योंकि यहाँ का सभी को ज्ञान होता है, इसलिए उन्होंने ओन का गोत्र की बात की है। उसके बाद देखिए मातृसत्तात्मक, इसमें माता की सत्ता होती है। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या है, जैसे पितृसत्तात्मक में क्या होता है, पिता जाता है अपनी पिता जो जैसे व्यक्ति जाता है, दूल्हा जाता है दुल्हन को लेने, और यहाँ क्या मातृसत्तात्मक में क्या होता है, दुल्हन जाती है दूल्हे को लेने, ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में या ज़्यादातर सभी जगह दुल्हन आती है ना अपनी ससुराल, तो मातृसत्तात्मक में क्या होता है कि जो दूल्हा होता है वो अपनी ससुराल में ही रहता है, उसे अपना मायका छोड़ना होता है दूल्हे को, दूल्हे का भी तो मायका होता है ना, क्यों जी। तो मातृसत्तात्मक ये किस में पाया जाता है, खासी, गारो जनजाति, मेघालय में पाया जाता है। और यहाँ पर दूल्हे को जो है अपनी पत्नी के घर में रहना होता है, यहाँ पर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मातृसत्तात्मक, खासी, गारो जनजाति में। सेवा स्थानिक का मतलब क्या होता है, औद्योगिकरण। जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर देखा नहीं है कि लोग बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जैसे आप नोएडा चले जाओ तो वहाँ औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सेवा स्थानीय परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। ये तो था निवास के आधार पर। उसके बाद विवाह के आधार पर देखिएगा, विवाह के आधार पर क्या होता है, एकल परिवार। देखो एकल परिवार, वैसे हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर एकल परिवार ही पाए जाते हैं। एक थे हावर्ड ने बताया कि एक विवाह अधिकांश सभी धर्मों में पाया जाता है, एक विवाह, ठीक है ना। एकल परिवार कहाँ होते हैं, देखो जिसमें एक पत्नी हो और एक पति हो। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि एक पति है और एक पत्नी है। और बहुपति कहाँ होते हैं, देखिए टोजा, नायर, टिवान, कुटुंब, कंबल, ये जनजाति है, ठीक है। तो टोजा, नायर, टिवान, कुटुंब, कंबल जनजाति है। तो इसमें जो है ये बहुपति होते हैं। वैसे बहुपति की प्रथा तो खैर महाभारत काल से ही है। आपको पता होगा कि द्रौपदी के भी 5 पति थे, तो ये सुनने में कोई अजीब बात तो है नहीं, ठीक है। तो टोजा, नायर, टिवान, कुटुंब, कंबल जनजाति में बहुपति होते हैं, बहुत सारे पति होते हैं। अगर एक पति छोड़कर चला जाए दूसरे से काम चला लेंगे, दूसरा चला जाए तीसरे से काम चला लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं होता कि भाई 1-2 पति चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुपत्नी, अब ये क्या है कि एक ही व्यक्ति का बहुत सारी पत्नी होती है। नागा, बेंगा, गौड़, लुसाई, खस जनजाति। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो ये देखिए, ये ऊपर वाला देखो टिवान, दीवान, हम तो पूरा देखिएगा, एक नायर, दीवान, इसको याद करना दीवान, टिवान को दीवान नया है। हमारा तो पूरा कुटुंब एक ही कंबल में उस पर आ जाता है। कुटुंब का मतलब जो भी हमारी फैमिली होती है, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। नागा, बेगा, गौड़, लुसाई, ठीक है। देखो बैग में जो नाग है ना, ठीक है ना, वो खस है,
बैग में जो नाग है बहुत ही खास है। गॉड 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 और साईं की कृपा है। गॉड और साईं की कृपा है। इस तरह एक याद कर लेना। मैं तो एक जुगाड़ बता रहा हूँ तुम्हें केवल। बैग में जो नाग है बहुत ही खास है, और ये खास क्यों है? गॉड की और साईं की कृपा है। तो आप इस तरह से याद कर लेना। बहुपत्नी पाई जाती है इन जनजातियों में। तो मैंने अभी बताया था आपको हार्वर्ड वाला, एक विवाह अधिकांश धर्मों में पाया जाता है। उसके बाद देखिए हम पौधों की बात करते हैं, ठीक है। प्लांट और ट्री, पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो हम यहाँ बात करते हैं प्लांट की और जो है ट्री की। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए जो पौधे होते हैं इनका आकार छोटा होता है, और जो पेड़ होता है इसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। प्लांट और ट्री, ये ध्यान देना है। अब मैं बात करता हूँ आपसे साग की। देखो साग क्या है? साग जो होता है ये 5 फुट से कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए, 5 फुट से कम होता है। इसकी जो लंबाई होती है 5 फुट से कम होती है, और इसका तना मुलायम होता है। जैसे पालक, पुदीना, मूली, गाजर, आलू, तुलसी, टमाटर, मिर्च तथा घास, ठीक है ना। तो घास भी एक साग है। परंतु यह एक बड़ी अच्छी सी बात है, बांस जो होता है, बांस, देखिए ये जो बांस है, ठीक है, देखो बांस जो है ये भी घास है। ये ध्यान देने की बात है। बांस भी जो है एक मतलब घास होता है, घास होती है बांस, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो कह सकता है, क्योंकि अगर अभी यहाँ एक बात बताई मैंने कि भाई इनकी जो देखिए लंबाई कितने होते हैं? 5 फुट के होते हैं, जबकि बांस तो 5 फुट से ऊपर होता है। परंतु कारण क्या है? घास है, वो बांस को घास कहा है, इसलिए बांस घास है ना। तो क्या हुआ? तो बांस को हम साग कहेंगे। बात समझ में आ गई? क्यों कहेंगे? घास होने के कारण, चाहे उसकी लंबाई बेशक ज़्यादा हो गई है। और बांस या जो बैम्बू कहते हैं, घास है, और घास को हम साग कहते हैं, ठीक है। और उत्तर पूर्व में बांस की सब्जी और अचार दोनों में मतलब दोनों बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और आदिवासियों का जो जीवन होता है वो बांस के द्वारा ही चलता है। ये आपको ध्यान देना है कि बांस एक घास है, इसलिए हम इसको साग कहते हैं, चाहे उसकी लंबाई बेशक ज़्यादा है। झाड़ी, इसकी ऊंचाई 10 फुट से कम होती है, ठीक है, 10 फुट से कम होती है, और इनका तना लचीला होता है, जैसे गुलाब, अनार, बेर। पेड़, इनकी ऊंचाई 10 फुट से अधिक होती है, और इनका तना भी मजबूत होता है, और शाखाएं भी मजबूत होती हैं, जैसे नीम, आम, जामुन, महुआ, शीशम, जितने भी पेड़ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इनकी 10 फुट से अधिक ऊंचाई होती है, और तना भी इनका मजबूत होता है। उसके बाद देखिए हम पौधों की बात करते हैं प्रकार की। पहले हैं सूक्ष्म पौधे। सूक्ष्म पौधे कौन से होते हैं? जैसे शैवाल, कवक, काई हो जाती है ना, जो पानी के आसपास काई, तो वो सूक्ष्म पौधा ही है, वो काई ऐसे नहीं हुई है। शैवाल, कवक और काई। जलोद्भिद पौधे कौन से हैं? जो जल में होते हैं। कमल का फूल देखा होगा, हाइड्रिल्ला, लेमना, नीलकमल, जलकुंभी, पिस्टिया, ये सब क्या है? जलोद्भिद पौधे हैं। उसके बाद क्या है? मरोद्भिद पौधे। मरोद्भिद पौधे कौन से होते हैं? देखिए नागफनी और कैक्टस। नागफनी और जो है कैक्टस, ये कौन से पौधे हैं? आपके मरोद्भिद पौधे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो जिन पौधों को पानी की कम आवश्यकता होती है उन्हें हम जो है क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स कहते हैं जिन पौधों को पानी की कम आवश्यकता होती है, और जिन पौधों को, और वो पौधे कौन से हैं? नागफनी और कैक्टस कौन से हैं? जीरोफाइटस, ठीक है ना, जीरोफाइटस है। ये भी कह सकता है वो भाई जीरोफाइटस किसे कहते हैं? जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, और जिन पौधों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है उनको हाइड्रोफाइटस कहते हैं। तो ये बातें पता होनी चाहिए। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अगर आप 1 लाइनर क्वेश्चन अच्छे से इसको देखोगे, स्क्रीनशॉट बनाइए या आप नोट्स बनाइए, आप देखिएगा आप 28, 29, 30 नंबर आराम से प्राप्त कर लोगे। आप बिल्कुल देखना। और इसके बाद में मैं एक लाइव क्लास का भी मंडे से ट्यूसडे से सोच रहा हूँ कि लाइव जो है मैं आपके साथ जुड़ूं,
और शायद ट्यूसडे या अगले दिन से मैं शुरू करने का प्रयास करूँगा। तो मैं टाइमिंग बताऊँगा कि आप लोगों का कोई फ़ायदा हो जाए। आज पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो घर बैठकर आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आगे चलिए, ग्रीन हाउस गैस हैं। देखो, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं उनके बारे में वो कौन कौन सी होती हैं, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। देखो, ग्रीन हाउस गैस वे होती हैं जिनका असंतुलन पर्यावरण में परिवर्तन का उत्तरदायी है। अगर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाए तो पर्यावरण में परिवर्तन हो जाएगा। और ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन तथा जलवाष्प। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। और मैं एक बात और बताऊं आपसे, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि सबसे भारी गैस कौन सी होती है? सबसे जो भारी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? किसी किताब में 14 मिल जाएगा, 14 डिग्री, किसी किताब में 15 डिग्री मिल जाएगा। तो देखो, आपको पता चल गया। और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में किसने बताया था? जोसेफ फॉरियर ने। जोसेफ फॉरियर। तो आपको पता होना चाहिए सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो और इनके ओजोन गैस के बारे में ग्रीन हाउस गैसों के बारे में किसने बताया? जोसेफ फॉरियर ने बताया। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। एक देश है मालदीव। मालदीव में एक बैठक हुई थी, मंत्रियों की बैठक हुई थी समुद्र तल में, कि यदि ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो एक दिन मालदीव समुद्र में समा जाएगा। तो आप थोड़ा सा सोचिए, करते रहिए बहुत अच्छा, और आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद देखिए, गोलकुंडा। गोलकुंडा या गोलकोंडा ये किला है, और ये क्वेश्चन पता किया गया था शायद पिछली बार। गोलकुंडा किला दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। यह आपको पता होना चाहिए, जिसका निर्माण काकतीय राजवंश के द्वारा कराया गया था। तो उसमें ऑप्शन यही था, काकतीय राजवंश के द्वारा कराया गया था। प्राचीन काल में कुतुबशाही राज्य हीरे जवाहरात के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। इस किले का नाम तेलुगु शब्द गोल्लाकोंडा के नाम पर रखा गया था। और इस किले के दक्षिणी भाग में मूसा नदी बहती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ 3 बातें आप अच्छे से कर सकते हो। देखो, गोलकुंडा जो किला है काकतीय राजवंश ने, ठीक है, और ये किसमें? तेलुगु भाषा के नाम पर रखा गया, और इसके दक्षिण में मूसा नदी बहती है। बस आप इतना जरूर ध्यान कर लें, पता होनी चाहिए बातें। आप इस तरह से करोगे, आप 28, 29, 30 नंबर बहुत आराम से लेके आ जाओगे। देखिए, 15 नंबर की मैं पेडागोगी की मेरी वीडियो देखना। अगर पेडागोगी की 15 नंबर की जब आप वीडियो देखोगे ना, एक क्वेश्चन पेडागोगी का नहीं छोड़ोगे। आगे देखिए, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो होती है ये नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए है। वे इसे स्पर्श करके लिखने व पढ़ने में प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। और लुई ब्रेल ने इसे 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो वो 6 बिंदुओं पर आधारित है, ये भी ध्यान देना है। 64 अक्षरों तथा चिन्ह वाली लिपि बनाई
और ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। क्वेश्चन पता किया गया है, ठीक है, समय समय पर। तो आपको पता होना चाहिए ब्रेल लिपि जो है किसके लिए, नेत्रहीनों के लिए है। और ये जो है कितने बिंदुओं पर आधारित है, 6 बिंदुओं पर आधारित है। आगे देखिएगा ताजमहल। देखो जो ताजमहल है, ताजमहल के आसपास देखो, ताजमहल का आज रंग जो है पीला होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? पीला होने का कारण है कि मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। कैसे? ये जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, ये किसके कारण होती है? SO2 के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। और उद्योगों का धुआं वातावरण में चला जाता है और वह बूंद बनकर पत्थर पर गिरता है, तो उसका क्षरण यानी कि छन्ना होता है। इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो ताजमहल का जो पीला रंग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और सबसे अधिक अम्ल वर्षा कहाँ होती है? स्कैंडियन सिटी में होती है। कहाँ पर होती है? स्कैंडियन सिटी में होती है। देखो ताजमहल के आसपास स्थित रबड़, ऑटोमोबाइल, केमिकल फैक्ट्रियां जैसे मथुरा रिफाइनरी आदि के कारण वातावरण में विषैली गैस सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है और वर्षा होने पर यह गैस जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। क्योंकि वो एसिड रेन है ना, मैंने अभी आपको बताया, वो जब पत्थर पर गिरेगी तो वो क्षरण होगा, छन्ना शुरू हो जाएगा, पत्थर का रंग बदलना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा कांसा, जो ब्राज होता है, कांसा जो होता है ये एक मिश्र धातु होता है। ये क्वेश्चन 4-5 बार सीटेट की परीक्षा में अब तक पता किया गया है। और ये कापर इसमें Cu होता है 78% और टिन SN होता है इसमें 22%। कांसा, ये जो कांसा होता है ये किससे बनता है? कापर से और 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग किस में करते हैं? सिक्के में करते हैं, बर्तन में, मेडल में, पानी के जहाज के भाग बनाने में, चांदी के सिक्के में, चांदी का सामान बनाने में, विद्युतीय लेपन में किया जाता है। तो आप अच्छे से याद कर लें भाई, कांसा कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है, और ये किससे बनता है? कापर और जो टिन तत्वों से मिलकर बना होता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पता किया गया है कि भाई सदिश राशि जो है क्या है। देखो सदिश राशि, जिन राशियों में मात्रा, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशि कहलाती हैं। और जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम जो है क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बस आप ज्यादा कुछ ना करें, एक छोटी सी बात याद करना है। जिसमें वाह आता है, ठीक है, वो है सदिश राशि। कहीं रेयर केस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाह देखो, वेग, संवेग, आवेग, यहां देखिए बल्कि और बलागुण, इसे छोड़ दो, त्वरण, विस्थापन, वारा ना वाह, ठीक है ना, वी विक्ट्री वाला वाह। और जहां पर वाह नहीं आएगा, जहां वाह आएगा वो तो होगी सदिश राशि, और जहां वाह जो है नहीं आएगा वो कौन सी होगी? अदिश राशि। देखो यहां दाब, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और भी बहुत सारी हैं वैसे तो ये कौन सी थी? अदिश राशियां हो गई। और देखिएगा अदिश में ऊर्जा हो गई, और आपका जो है समय हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया। इनमें कहाँ पर वाह? कहीं भी नहीं है, देख लीजिएगा। एक आध जैसे रेयर केस आवेश आ गया, ये थोड़ा ध्यान दे लें। वाह कहीं नहीं आ रहा, कहीं भी किसी में आ थोड़ी रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? वाह, वह आ रहा है, वह देखिएगा, आ रहा नहीं आ रहा? आवे, वाह। और इसमें वाह नहीं आता, इसमें आता है। तो ये मोटी सी पहचान याद कर लें, बस बात खत्म कर रहे हैं। देखो गुजरात से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहते हैं। गुजरात से जो कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए
जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर। कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम अरब सागर की वर्षा, दक्षिण पश्चिम अरब सागर की वर्षा जब पश्चिमी घाट से टकराती है, ठीक है, तो यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है और यहाँ तापमान भी अधिक रहता है और यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और पूरे भारत में सबसे अधिक जैव विविधता भी पश्चिमी घाट पर पाई जाती है और गुजरात से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, समझते रहिए बातों को और बाकी का तो आप कर ही लोगे। देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है टॉयलर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? टॉयलर पुरस्कार होता है। ये आपको ध्यान देना है। पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? टॉयलर पुरस्कार। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु में प्रदूषण हो, देखिए अभी आप लॉकडाउन रहा 3 महीने, रहा नहीं रहा, आपने देखा, महसूस किया, तो पर्यावरण अब जब अच्छा ये वायु प्रदूषण का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होता है बताइए? मोटर कार के धुएं में, सिगरेट का जो धुआं होता है, और घर में जो आप लकड़ी वाली धूप बत्ती जलाते हो ना, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड किस में होती है? सबसे मोटर कार के धुएं से निकलती है नहीं है? अभी देखिएगा मोटर कार बंद हो गई थी लॉकडाउन में, तो हमारी प्रकृति कितनी अच्छी हो गई थी, आप खुद ने भी आपने महसूस किया होगा। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जल प्रदूषण का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जेट विमान। प्रदूषण से हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग आँख है। अरे आप कहीं धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा, वहाँ से निकल के जाओ, आँख सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। प्रैक्टिकल ये बात है, याद करने की जरूरत क्या है। और सबसे कम प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा है? आँख है। और सबसे कम प्रभावित होने वाला कौन सा है? मस्तिष्क है। बाबर, देखिए अब देखिए बाबर वह शासक था जिसने सबसे पहले बगीचा लगाने की ज्यामिति विधि के बारे में बताया। देखो बाबर ने सबसे पहले जो है ज्यामिति विधि से बगीचा लगवाया था। आप किसी भी बाग के पेड़, आम के बाग में चले जाओ, किसी भी बाग में चले जाओ, किसी भी पेड़ के नीचे देखो, चारों तरफ जो लाइन होंगी सीधी नजर आएंगी। किसी भी पेड़ के नीचे से हिसाब लगा के देख लो, वो सारी जो लाइनें सीधी नजर आएंगी। बाग के पेड़ में जाके देख लो, आप आम का बाग हो, अमरूद का बाग हो, किसी का भी बाग हो, आप उसमें जाके देखिए, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, जिस लाइन को देखोगे सारी सीधी नजर आएंगी। उसको हम क्या कहते हैं? ज्यामिति विधि कहते हैं। और ये किसने किया था? सबसे पहले बाबर ने किया था। और मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर जो है एक ऐसा शासक था जिसको 2 जगह दफनाया गया था। सबसे पहले आरामबाग आगरा में और उसके बाद काबुल में। ठीक है, काबुल में क्योंकि बाबर ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि जब भी मैं अपने प्राण त्यागूं, मुझे जो है काबुल में दफनाया जाए, परंतु परिस्थितियां विपरीत थी। उन्हें आरामबाग आगरा में दफनाया गया। उसके बाद उनको जो है फिर दोबारा से कुछ समय बाद दफनाया गया कहाँ पर? काबुल में। तो ये बातें आप याद रखिए, एक बार सुनिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्स अंकित कीजिए। हम देखेंगे कि आपके नंबर 28, 29, 30 कैसे नाम है। आप एक बार देखो तो सही वीडियो, उसके बाद देखिएगा। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर क्या है इसे देख लो जी। सड़कों और रेल की पटरियों के पास लगे पेड़ पौधों को ग्रीन मफलर कहते हैं। अरे सड़कों के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे पेड़ पौधे नहीं लगे रहते, उसको ग्रीन मफलर कहते हैं। और ये पेड़, ये जो ग्रीन मफलर के कारण पता है क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित होता है। ये जो बस, ट्रक, कार, दुनिया भर की पब्लिक भगी घूम रही है ना वाहनों को लेके, है ना, तो उससे क्या होता है बताइए? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन मफलर होता है। ग्रीन मफलर क्या है? अब इसको ग्रीन मफलर क्यों कहते हैं? आपने हवाई जहाज में कभी यात्रा करी हो तो हवाई जहाज में से नीचे को झांक कर देखो। झांकना कहाँ से? शीशे में से झांकना। नीचे झांक कर देखो तो आपको जो है हरे रंग की एक पट्टी नजर आ गई मफलर की तरह, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। चिपको आंदोलन, उसके बाद देखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन की बात हम करते हैं आपसे। जो चिपको आंदोलन है,
चिपको आंदोलन जो है ये इसकी जो शुरुआत हुई थी ये सुंदरलाल, वैसे तो मैंने आपको पीछे बताया था खेजडली गांव में शुरुआत पहले हुई थी, वो चिपको आंदोलन भी था, वो भी चिपको आंदोलन था जब 1730 में जोधपुर के राजा अभय सिंह ने खेजडली गांव में पेड़ों को कटवाया था, तो अमृता बिश्नोई ने सबसे पहले पेड़ से चिपक कर अपनी जान दी थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत तो वैसे वहाँ से हुई थी, परंतु उसके बाद जो है मतलब शुरू जो हुआ था बाद में वो कहाँ पर हुआ था उसको भी देख लीजिए। चिपको आंदोलन एक उत्तराखंड में भी हुआ था, उस समय तो उत्तर प्रदेश ही था, और उसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। देखो इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो वनों की कटाई को रोककर पर्यावरण को सुरक्षित करना था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था, ये भी आप कह सकते हो। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी ने की थी। ये तीन थे जब इसकी शुरुआत हुई थी आंदोलन की। कौन कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। और आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली जलनंदा घाटी के मंडल गांव में लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया था। 1973 में वन विभाग के ठेकेदारों ने जंगलों के पेड़ों की कटाई शुरू कर दी, तो वनों के को इस तरह कटते देख किसानों ने बड़ी संख्या में इसका विरोध किया और चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें मुख्य बात एक थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। ये जो चिपको आंदोलन था इसमें स्त्रियों ने जो है भाग लिया था बहुत अधिक संख्या में, ठीक है ना। तो इसी चीज को देखते हुए उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने 1980 में एक विधेयक बनाया जिसमें हिमालय क्षेत्रों के वनों को काटने पर 15 सालों का उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और इसके बाद चिपको आंदोलन जो है भारत के दक्षिण मध्य एवं पूर्वी भागों में फैल गया, ठीक है, भारत के दक्षिण मध्य और पूर्वी भागों में फैल गया। तो इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कहने का मतलब ये होता है, वो एक बात कहते थे सुंदरलाल बहुगुणा, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और ब्यार, मिट्टी पानी और ब्यार जिंदा रहने के आधार। समझ गया ना, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और ब्यार, मिट्टी पानी और ब्याल, ब्याल को कह रहे हैं हवा को, मिट्टी पानी और ब्यार जिंदा रहने के आधार। कितनी बड़ी बात उन्होंने मतलब यहाँ पर कही थी ये। और इनको पर्यावरण गांधी वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इन्होंने 1941 में सुंदरलाल बहुगुणा ने की बात चल रही है तो मैं यहाँ मुझे याद आ गया 1941 में देखिए हमारे देश में जातिगत भेदभाव था। उस समय इन्होंने दलित छात्रों के लिए धक्कर बापा हॉस्टल का निर्माण कराया था। इसके साथ ही दलितों को जो है मंदिर में प्रवेश कराने का भी इन्होंने प्रयास किया था। तो और देखो जो टिहरी बांध निर्माण के विरोध में ये राजघाट गांधी जी की समाधि स्थली दिल्ली में 74 दिन अनशन पर भी बैठे रहे। तो और इन्होंने 1991 में बांध निर्माण का कार्य 76 दिनों तक रोका। और इन्होंने अपने बाल भी काट दिए थे, बाल काट के गंगा जी में बहा दिए। लोगों ने पूछा आपने अपने बाल क्यों काट दिए, तो इन्होंने कहा जब माँ ही नहीं रही तो मैं बालों को क्या करूँगा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत, जो आंदोलन का नेतृत्व था, लीडरशिप थी, वो सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, एक कमेंट जरूर दें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि उनका भी फायदा हो सके। लॉकडाउन वैसे है, देश कोरोना से ग्रस्त है, पूरा विश्व ग्रस्त है, तो हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि घर बैठकर आपको बहुत कुछ दे दें। और अगर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद पेडागोगी की एक वीडियो देखिए। ये मेरे 6-7 वीडियो होंगे ईवीएस के, आप तीसरा वीडियो है, और इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप बहुत अच्छे से करो, समझो, अंकित करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब चौथा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा।